हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है बिल्कुल एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं हम लोग, जो कि आपका बेस्ड है किस पर, एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर। अब आज जो है हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है पॉलिटी, और इसके विदिन हम लोग आज देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारा एमपीपीएससी का जो ये सीरीज़ अब जो स्टार्ट हुआ है, इसमें फर्स्ट लेक्चर आपने देखा कि वो साइंस रिलेटेड था, नर्वस सिस्टम वाला, जो आपने देखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो हम लोग इसी तरह से जो एमपीपीएससी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके हर सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, तो उसको हम लोग यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कुछ एमपी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जो कि आप जानते हैं बेसिकली जीके ऑफ एमपी जो है, उसको हम लोग एक स्टेट इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा। उसमें हम लोग वो सारा स्टेट इनिशिएटिव्स को जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, कि आपका प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस जो आता है जिस तरह का, उस तरह से वो वीडियोस डिज़ाइन रहेगा, तो आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगा। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, देखिए, अगर आप एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर सिलेबस के विदिन एक 10th पॉइंट पर एक टॉपिक है, आप इसको पॉलिटी में ही जो मतलब एक तरह से काउंट कर सकते हैं, कि नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। एक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ पर दिया हुआ है। इसके विदिन आप देख सकते हैं नियर अबाउट 14 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया हुआ है। तो इससे क्या है कि आपका हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। का इलेक्शन कमीशन से भी आ सकता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी आ सकता है, या 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिला के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसका सारा स्टडी किया तो उसे निकाला कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी कारण जो है हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि यूट्यूब से जो है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जो है, इस सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में कवर करें, कि आपका जो है यहीं पर से आपका काम चल जाए। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट आपका जो है, जो इसके विदिन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, फिर यूपीएससी है, फिर एमपीपीएससी है, फिर कैग का ऑफिस है, नीति आयोग, ये जो कुछ है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ स्टैट्यूटरी है, तो सबको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो है प्रीलिम्स में जैसा क्वेश्चन आता है उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग, आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, अगर पार्ट वाइज देखेंगे तो पार्ट 15 में जो है आपका जो है पूरे इलेक्शन का आप कह सकते हैं आर्टिकल्स दिया हुआ है, और वहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन इन इंडिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके आर्टिकल देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उसका अथॉरिटी क्या है, उसका वर्क क्या करता है वो। उसके बाद हम लोग देखें कि अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक कैटेगरी में पढ़ेंगे, इसी कारण आपको जो है लेक्चर के एंड में सारा चीज़ यहीं पर याद हो जाएगा। अगर हम लोग आर्टिकल वाइज देखें, सबसे पहला आपका आर्टिकल है आर्टिकल 324, तो इट टॉक्स अबाउट सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। ये जो है स्टेटमेंट आपका आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, कि आपका जो इलेक्शन प्रोसेस होता है इंडिया में, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं, उसका जो है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है वो वेस्ट किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर ये 324 जो है ये स्टेट करता है कि इलेक्शन कमीशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर इस पूरे आर्टिकल का अगर आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे 324(1) में, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। अब इलेक्टोरल रोल्स आप जानते हैं जो बनता है, हमारा कोई भी इलेक्शन होता है तो आप जानते हैं आपका जो वोटर लिस्ट बनता है उसको इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं बेसिकली। उसमें जो है आपका जो प्रिपरेशन है, ये सब काम जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद कंडक्ट जो है, कंडक्ट जो आप इलेक्शन कैसे प्रोसेस होगा, उसमें पार्टीज़ कैसे, कौन रजिस्टर्ड पार्टीज़ होंगी या कौन सी रिकॉग्नाइज पार्टीज़ होंगी, बहुत सारा वर्क होता है। तो ये सब काम जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और जो बेसिकली ये किन इलेक्शंस को जो है डायरेक्ट या सुपरिंटेंड करती है, तो आप बोलेंगे इलेक्शंस टू पार्लियामेंट। यहाँ पर देखिए, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट बेसिकली इलेक्शन टू लोकसभा एंड इलेक्शन टू राज्यसभा बोथ। एंड उसके बाद लेजिस्लेचर जो एवरी स्टेट जो होता है आपका, वहाँ पर जो होता है आपका इलेक्शन, वो जो है यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और उसके बाद इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो आपका ऑफिस होता है, जहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ये भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। तो आपको क्या हुआ, एक तो इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, एक है आपका इलेक्शन टू लेजिस्लेचर जो कि हर स्टेट का होता है, और इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगर 324(2) में देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ वन सीईसी, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, एंड एज सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। यहां पर अब देखिए, यहां पर एक है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट बड़ा वो देखिए, यहाँ पर हम लोग जब भी ये टर्म्स हम लोग लेते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जैक्ट वर्ड्स लेते हैं, इसका लेने का मतलब ये है क्योंकि जब क्वेश्चंस आपको आए तो आपको याद रहे कि ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बेयर एक्ट पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपको जो है एग्जैक्ट पता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ क्या है। अगर आप किसी बुक के थ्रू पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 का पार्ट 2 अगर आप पढ़ेंगे किसी बुक के द्वारा, तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता चलता है। इसी कारण आप कोशिश करें कि जब भी कोई आप आर्टिकल पढ़ें तो कोशिश करें कि डायरेक्टली फ्रॉम द एक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ने का उसको कोशिश करें। तो अब यहां पर आप बोल रहे हैं कि यहां इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितने जो है आपके कमिश्नर्स रहेंगे, और एक उसके अलावा एक सीसी रहेगा जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। और ये सब जो प्रेसिडेंट करेगा, ये करेंगे, उनका है क्या है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब कोई भी लॉ, मतलब जो पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाएगी इससे रिलेटेड, जो भी इसका मतलब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो लॉ बनाएगी, उसके इन अकॉर्डेंस जो है प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब यहां पर जो एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1991, तो जिसको हम लोग ईसीआई एक्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट यहां पर क्यों हो गया, क्योंकि इसी एक्ट के अनुसार जो है प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे स्टार्टिंग में जो है सिर्फ एक मेंबर हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन के, लेटर ऑन जो है क्या, फिर उसको जो 1991 में अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर 93 में जो है इस एक्ट को अमेंड किया गया। अमेंड करने के बारे में क्या हुआ कि अमेंड करके इसको जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो यहाँ पर था कि अब क्या था कि जब आपका अमेंड हो गया तो बोला गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उसके अलावा जो है 4 इलेक्शन कमिश्नर्स जो है हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 1 सीईसी, ठीक है। तो अब और 4 हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो अभी जो करंटली है आपका कितना है, आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स है करंटली इन बॉडी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो 4 इलेक्शन कमिश्नर्स तक जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, द सब्जेक्ट, फिर से हम लोग जो है बेयर एक्ट का ही लिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, द कंडीशन ऑफ सर्विसेज। कंडीशन ऑफ सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, आपका जो सर्विस का के दौरान जो आपका कंडीशन रहता है कि आपको कितने अलाउंसेज मिलेंगे, सैलरी क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो होता है इसको हम लोग कंडीशन ऑफ सर्विसेज में बोलते हैं। एंड टेन्योर, टेन्योर मतलब कि आप कितने दिन तक अपॉइंट होंगे, मतलब ऑफिस कितने दिन के लिए आप होल्ड करेंगे, ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर्स शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट मे बाय रूल मतलब डिटरमाइन। तो यहां पर अगेन जो है प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि आप जो है कंडीशन ऑफ सर्विसेज को जो है डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो है अगेन ये किस पर बेस्ड है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जो कि आपका हमने अभी देखा जो आपका ईसीआई एक्ट था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1991। तो इस एक्ट के अनुसार जो है वो आपको प्रेसिडेंट जो है वो आपका कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आए तो पूछा जाए कि हु डिफाइंस द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर आपका जो हम लोग जो इस चैप्टर को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस बनेगा उस तरह से ही हम लोग देखते हैं इसको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एंड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम ये स्टेटमेंट आपको देते हैं तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे सर्विस और टेन्योर ऑफ और ऑफिस। जनरली आप जब आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, कैग हो, हर तरह का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ का होता है कि आपका जो प्रोविजन है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रहता है, कुछ का क्या होता है कोई एक एक्ट बनाया जाता है उसमें दे दिया जाता है। तो आपसे जनरली जब यूपीएससी या एमपीपीएससी में क्वेश्चंस आता है तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको बोल देगा कि बताइए कि द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एंड द टेन्योर ऑफ ऑफिस इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको लगेगा कि हाँ टेन्योर तो दिया हुआ था, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो आप उसको सही मार्क कर देंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो जो है टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है वो डिसाइड करेंगे मेड बाय एनी, अगर कोई लॉ बनाया है पार्लियामेंट उसके अनुसार। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉ बनाया है पार्लियामेंट ईसीआई एक्ट, ईसीआई एक्ट में जो है वो दिया हुआ है टेन्योर, वो क्या दिया हुआ है आपका 65 ईयर्स अगर आप एज वाइज हैं, और 6 ईयर्स का टर्म है, ठीक है। जो दोनों आपका जो अर्ली होगा उस हिसाब से जो है आप रिटायर कर जाएंगे।
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज office except in like manner on the like grounds as a judge of Supreme Court, and the condition of services of the CEC shall not be varied to his disadvantage after his appointment। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसका क्रक्स ये है कि जो हमारे CEC हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनका जो पोजीशन है दैट इज सिमिलर टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब किस मैनर में सिमिलर है, जो अब हमने अभी आगे हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस जो है, जो कंडीशंस हैं या आपका जो टेन्योर है, मतलब टेन्योर तो ऑब्वियसली जो है आपका 65 ईयर्स और 6 ईयर्स जो भी अर्ली है वो तो दिया हुआ है आपके इसमें, लेकिन जो आपका जो जैसे अलाउंसेज होता है या जो स्टेटस होता है वो आपका सीईसी का और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो होता है वो सिमिलर टू होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सीईसी और ईसी में एक डिफरेंस क्या आ जाता है, वो आता है रिमूवल में। अब रिमूवल क्या है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव किया जा सकता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे अगर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो जाकर आप जो है उसको फिर से रिवाइज करें कि उसका कैसे होता है। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से जो है वो पास करना पड़ता है और प्रूव मिसबिहेवियर जो मतलब रीजंस होता है हटाने का, तो वो सब कॉज होता है आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को हम लोग जब हटाते हैं, तो उसी मैनर में हम लोग सेम जो है सीसी को हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जब हम लोग टेबल में पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंस बस आ जाता है, देखिए अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जो है रिमूव किया जा रहा है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको ये जो है फैसिलिटी नहीं मिलता है, उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। मतलब अगर सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया कि इस इलेक्शन कमिश्नर को जो है हटा दिया जाए, तो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो हटाने का जो तरीका है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। अब हम लोग इसको जब टेबल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बिल्कुल इसी टेबल के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस जो है जो इन्हीं चेक पॉइंट से जो है आपसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या है, अगर चेक पॉइंट में सबसे पहले देखेंगे तो है क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या होता है, जब भी आप कोई अपॉइंटमेंट करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी में, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कुछ क्राइटेरिया या उस पर्सन का कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, चाहे वो सीईसी के लिए हो या ईसी के लिए हो। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी माना जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, कि उनका कुछ दिया हुआ नहीं है कि किस आदमी को आप जो है अपॉइंट कर सकते हैं एज अ सीईसी और ईसी। यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस हैं जो मानते हैं कि कुछ मतलब वैसे पर्सन जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम बिता चुके हैं, ठीक है, उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है नॉलेज है, उन लोगों को जो है यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन है, कहीं ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और ना ही आपके किसी स्टैच्यूट या मतलब किसी एक्ट में, जैसे ECI एक्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। देखिए हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन वाइज से ही इस चैप्टर को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, क्या आएगा कि बताइए कि आपको लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशन और द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए कंडीशन एंड टेन्योर। अभी हमने जस्ट देखा कि कंडीशन जो है वो क्या दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट उसको डिसाइड करते हैं, प्रोविजन टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो यहां पर भी क्या है कि जो आपका कंडीशन और टेन्योर है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहां दिया हुआ है, गिवन इन स्टैट्यूट, जो कि हमने देखा अपना कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1991 है, उसमें जो है दोनों का टेन्योर दिया हुआ है, सीईसी और ईसी का, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको 65 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब देखिए यहाँ पर है कंडीशन एंड टेन्योर। अब कंडीशन में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि दोनों को जो स्टेटस है, जो सीईसी का और ईसी का जो स्टेटस है वो सेम है एज द एससी ऑफ मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा जो हम लोग सबमिट देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि आप जितने दिन के लिए भी आपको ये मिला हुआ है पोस्ट, आपको बीच में नहीं हटाया जा सकता है, या हटाया जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हमने क्या देखा, अगर हम लोग सीईसी को हटा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि रिमूवल प्रोसेस जो है वो सेम एज जज ऑफ एससी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जैसे हम लोग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं वैसे ही आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि रिमूवल या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ सीईसी, तो ये दिया हुआ है गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे होगा, सेम एज इन द मैनर ऑफ जज ऑफ एससी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें यहीं पर देखिए डिफरेंशिएट हो जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ऐसे तो इलेक्शन कमिश्नर्स का भी जो स्टेटस है वो आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही होता है, लेकिन जब उनका रिमूवल का बात आता है तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिलता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से आप कह सकते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो एक वर्ड होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि उनको सीईसी रिकमेंड करेंगे तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं फॉलो होता है जैसे आपका कि पार्लियामेंट के थ्रू पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी कुछ लगेगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। प्रेसिडेंट जो है इनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने नोट्स में जो है नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है अगर हम यहाँ देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का बात आ गया, अगेन हम लोग रिमूवल का बात करें, सेम है। जैसे सिक्योरिटी का मतलब क्या हो कि आप उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते, एक प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। रिमूवल में क्या है, सेम एज जज ऑफ एससी, हमने देखा अभी क्यों, जैसा एससी को हम लोग हटाते हैं, मतलब जज ऑफ एससी को हटाते हैं, उसी तरह से हम लोग सीसी को भी हटाएंगे। लेकिन इनका क्या है, इलेक्शन कमिश्नर का है, इनको क्या है, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ सीसी। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट जो आपका चेक पॉइंट आता है वो है पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट मतलब जैसे आपका जो इलेक्शन कमिश्नर्स या सीईसी जो है रिटायर कर गए तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। तो इनका क्या है कि देखिए पोस्ट रिटायरमेंट जो है इनको सीईसी के जैसा अगेन रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है कैन बी अपॉइंटेड एज सीसी इफ एज एंड टर्म आर लेट। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका कुछ टर्म बचा हुआ है और उनको रिमूव कर दिया गया था तो उसके बाद उसको सीईसी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन से प्रमोट करके उनको सीईसी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए लिमिटेशंस क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर क्या है, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन। अगेन हमने यहाँ पर जस्ट देखा कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर लीगल जैसे होता है ना कि कुछ उसका क्या उनका कुछ क्राइटेरिया हो कि 7 ईयर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में या 10 ईयर्स हैं, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक तरह से इसको ड्रॉबैक भी बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। हमने जस्ट देखा टर्म मतलब जो आपका टेन्योर होता है वो नहीं बताया गया है, जो कि हमारे एक्ट के थ्रू पता चलता है, जो है आपका क्या 65 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्ली। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डीबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कुछ भी मेंशन नहीं करता है कि जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो कोई फर्दर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। कन्वेंशन माना जाता है कि नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ जो है कन्वेंशन भी बहुत सारा काम करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कहीं स्टेटेड नहीं है। जब आप कैग पढ़ेंगे, जब हम लोग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिटन है कि उनको जो है आपका फर्दर रिटायर होने के बाद जो है आप कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह का चीज जो है आपका लिमिटेशन है आपका इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी को लेके। ठीक है, चलिए अब आपने सारा चेक पॉइंट्स पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों पढ़ा इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2020 प्रीलिम्स में आया हुआ एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी हमने जस्ट देखा कंडीशन ऑफ सर्विसेज में ये बिल्कुल स्टेटेड था कि आपके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो सीईसी हैं उनको सेम जो है कंडीशन ऑफ जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाला फॉलो होता है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट आपका होपफुली सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस और टिल द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्ली। ठीक है, हमने अभी देखा कंडीशन ऑफ सर्विस अगेन जो आपके स्टैट्यूट में दिया हुआ था ईसीआई एक्ट में कितना है 65 ईयर्स और 6 ईयर्स। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आपका स्टेटमेंट कहीं दे दिया था कि इन दी कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये आपका कहाँ दिया हुआ है, स्टैट्यूट में। ठीक है, चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एन इलेक्शन कमिश्नर मे एट एनी टाइम बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सीईसी रिजाइन हिज ऑफिस। ये स्टेटमेंट बताइए सही या गलत है? ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों बताइए? क्योंकि जो भी आपको अपॉइंट करता है उसी को आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो सीईसी ऑब्वियसली आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेटस वाइज जो है इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता है, लेकिन वहां पर जो है आपका सारा अपॉइंटमेंट्स जो होता है वो किसके थ्रू होता है? थ्रू प्रेसिडेंट। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना है, अगर उनको इस्तीफा देना है अपना, तो वो किसको राइटिंग में देंगे? आप उनको देंगे प्रेसिडेंट को। तो आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपका दो स्टेटमेंट जो सही है वो 1 और 2 है, तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन ए।
ठीक है। तो देख रहे हैं आप ये जो क्वेश्चन हमने इस तरह से क्यों पढ़ा है इसको, जो हमने इस टेबल, आप इस टेबल को जरूर नोट करें। टेबल में जो है आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, ये इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगे, चाहे वो यूपीएससी, जैसे यूपीएससी में भी हम लोग क्या देखेंगे कि मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनको कितना क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है तब उनको अपॉइंट किया जाता है यूपीएससी का मेंबर्स, या फिर उनका जो है टेन्योर वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर दिया नहीं है तो कहाँ किसी स्टैच्यूट में दिया है तो उस स्टैच्यूट को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये आपका 2020 में आया था, ये 2019 में क्वेश्चन आया है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वुमेन जो वो सीईसी जो बनी थी हमारी कंट्री की, वो कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, वीएस रामादेवी। आप इसको नोट कर सकते हैं, जो है आपका। अब देखिए ये जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इसमें कंसेप्ट नहीं था, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो इसी तरह से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करके जाएं कि फर्स्ट वुमेन थे, या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बन जाता है, अगर आप देख के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर आपको जो है एक लिस्ट दे दिया गया है सारे इलेक्शन सीईसीज का, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, तो आप इसको एक बार देख लें। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए हमने आज आपका इलेक्शन कमीशन कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेंगे, या उससे पहले यूपीएससी देख लेंगे। सब पहले जो इंडिया के लेवल के एक ऑर्गेनाइजेशन से उन लोग उसको हम लोग पहले देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जो है स्टेट में घुसेंगे कि स्टेट में इलेक्शन कमीशन कैसे होता है, एमपी में कैसे होता है, सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी टैबुलर फॉर्म में आपको पढ़ाया जाए कि आपको जो है फाइनली वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।